नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले जानते हैं इस अंक की सुर्खियों के बारे में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत वित्त पोषण सुविधा की केंद्रीय क्षेत्र योजना में संशोधन को अनुमति प्रदान की। WHO के अनुसार वर्ष 2016 से 19 के बीच खतरनाक रसायनों के संपर्क में आने से होने वाली मृत्यु में 29% की वृद्धि हुई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत कोविड आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज चरण 2 को स्वीकृति प्रदान की। पटना में भारत के प्रथम राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र NDRC पर निर्माण कार्य मॉनसून के बाद आरंभ होगा। WWF और UNEP ने सभी के लिए एक भविष्य मानव वन्यजीव सह अस्तित्व की आवश्यकता शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। वैश्विक तापन, आर्कटिक हिम की कमी से मॉनसून के अंत में अत्यधिक वर्षा होती है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत वित्त पोषण सुविधा की केंद्रीय क्षेत्र योजना में संशोधन को अनुमति प्रदान की है। कृषि अवसंरचना कोष योजना कोविड संकट से निपटने के लिए वर्ष 2020 में आरंभ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य फसल कटाई के बाद प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक कृषि संपत्ति से संबंधित व्यवहार्य परियोजनाओं का वित्त पोषण करना है। इस योजना की अवधि 10 वर्ष की है। इस योजना के तहत बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा 3% प्रति वर्ष के ब्याज अनुदान और 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज के साथ ऋण के रूप में 1 लाख करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। आइए अब जानते हैं सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के बारे में। अब पात्रता का विस्तार राज्य एजेंसियों या कृषि उत्पाद बाजार समितियों यानी APMCs, राष्ट्रीय और राज्य सहकारी संघों, किसान उत्पादक संगठनों तथा स्वयं सहायता समूहों तक किया गया है। अधिकतम 25 परियोजनाओं के लिए प्रत्येक परियोजना के लिए ब्याज अनुदान योजना और ऋण गारंटी का विस्तार होगा, बशर्ते कि वो अलग अलग स्थानों पर हों। योजना की कुल अवधि 13 वर्ष तक बढ़ाई गई है, जो कि 2032 से 33 तक होगी। आइए अब आपको बताते हैं इस योजना के महत्व के बारे में। APMC अपने बुनियादी ढांचे जैसे शीत भंडारण, प्रसंस्करण संयंत्र आदि को सुदृढ़ कर सकते हैं। साथ ही इससे किसानों की इस शंका का भी निवारण होता है कि 3 कृषि कानूनों के लागू होने से APMCs को समाप्त कर दिया जाएगा। इससे स्वयं सहायता समूह और किसान उत्पादक संगठन अधिक निवेश लाएंगे, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि लाभ लघु और सीमांत कृषकों तक पहुंच सके। अगली खबर कोविड की तैयारियों से संबंधित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज चरण 2 को स्वीकृति प्रदान की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 23,123 करोड़ रुपए की लागत से इस नई योजना को स्वीकृति दी है। योजना का प्रथम चरण मार्च 2020 में 15,000 करोड़ रुपए के खर्च के साथ आरंभ किया गया था। इसके 2 घटक हैं, एक है केंद्रीय घटक और दूसरा है केंद्र प्रायोजित योजनाएं घटक। केंद्रीय घटक के तहत वित्त पोषण और निष्पादन दोनों केंद्र द्वारा वहन किया जाता है। इसके तहत केंद्रीय अस्पतालों को कोविड प्रबंधन के लिए बिस्तरों के पुनर्नियोजन के लिए सहायता दी जाएगी। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र को जीनोम सीक्वेंसिंग मशीनें आदि उपलब्ध कराकर सुदृढ़ किया जाएगा। देश के सभी जिला अस्पतालों में अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए सहायता दी जाएगी। प्रतिदिन 5 लाख टेली परामर्श प्रदान करने के लिए ई-संजीवनी टेली परामर्श मंच की राष्ट्रीय संरचना के विस्तार के लिए समर्थन किया जाएगा। साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप को प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिसमें कोविड-19 पोर्टल को सुदृढ़ करना शामिल है। वहीं केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत संयुक्त रूप से केंद्र और राज्यों द्वारा वित्त पोषित और राज्यों द्वारा योजनाओं को निष्पादित किया जाएगा। इसके तहत सभी 736 जिलों में बाल चिकित्सा इकाइयां स्थापित करना और प्रत्येक राज्य या संघ शासित प्रदेश में बाल चिकित्सा उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना शामिल है। मौजूदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप स्वास्थ्य केंद्रों में अतिरिक्त बिस्तर जोड़ने के लिए पहले से निर्मित संरचनाएं बनाना शामिल है। तरल चिकित्सकीय ऑक्सीजन भंडार टैंक स्थापित करना, एम्बुलेंस के मौजूदा बेड़े में वृद्धि करना, कोविड-19 प्रबंधन के लिए आवश्यक दवाओं के लिए जिलों को सहायता प्रदान करना आदि शामिल है। और प्रभावी कोविड प्रबंधन के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर मेडिकल इंटर्न और अंतिम वर्ष के छात्रों को शामिल करना भी इन योजनाओं के तहत है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वर्ष 2016 और 2019 के बीच खतरनाक रसायनों के संपर्क में आने से होने वाली मृत्यु में 29% की वृद्धि हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमानों के अनुसार खतरनाक रसायनों के संपर्क में आने से वर्ष 2019 में 2 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई थी, जबकि वर्ष 2016 में ये आंकड़ा 1.56 मिलियन था। इनमें से लगभग आधी मृत्यु शीशे के संपर्क में आने और इसके कारण होने वाले हृदय रोगों से हुई थी। इसमें अन्य योगदानकर्ता पार्टिकुलेट पदार्थों के व्यावसायिक संपर्क से क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी COPD से लेकर कैंसरकारी पदार्थों के व्यावसायिक संसर्ग से कैंसर तक थे। खतरनाक रसायन ऐसे पदार्थ हैं जो स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे कि विषाक्तता, श्वसन समस्या, त्वचा पर चकत्ते, एलर्जी संवेदीकरण, कैंसर और संपर्क में आने से अन्य स्वास्थ्य समस्याएं। खतरनाक रसायनों के संपर्क के स्रोतों में शामिल हैं पेंट, दवाएं, सौंदर्य प्रसाधन, सफाई, रसायन, अपमार्जक, गैस सिलेंडर, शीतलक गैसें, कीटनाशक, शाकनाशी, डीजल ईंधन, पेट्रोल, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस आदि। खतरनाक रसायन और अपशिष्ट अभिसमय। खतरनाक अपशिष्टों की सीमा पारीय आवाजाही और उनके निपटान पर नियंत्रण के लिए बेसल कन्वेंशन को वर्ष 1889 में अंगीकृत किया गया था। पूर्व सूचित सहमति पर रॉटरडैम कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के लिए प्रक्रिया। इस कन्वेंशन को वर्ष 1998 में अंगीकृत किया गया था। चिरस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन यानी POPs, ये ऐसे रसायन होते हैं जो अत्यधिक विषाक्त, स्थायी और जैव संचयी होते हैं और पर्यावरण में अधिक दूरी तय कर सकते हैं। पटना में भारत के प्रथम राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पर निर्माण कार्य मानसून के बाद आरंभ होगा। ये केंद्र गंगा के तट पर पटना विश्वविद्यालय के परिसर में 4400 वर्ग मीटर में बनाया जाएगा। ये नदी डॉल्फिन के संरक्षण के प्रयासों का संवर्धन करेगा और उन पर गहन शोध का अवसर प्रदान करेगा। बिहार में ही विक्रमशिला में भारत का प्रथम गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भी है। गंगा नदी डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है। IUCN ने इसे एक एंडेंजर्ड प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया है। ये विश्व की 4 मीठे जल की डॉल्फिन प्रजातियों में से एक है। अन्य 3 चीन में यांगजी नदी, पाकिस्तान में सिंधु नदी और दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी में पाई जाती है। ये भारत, बांग्लादेश और नेपाल में पाई जाती है। बिहार में देश की अनुमानित डॉल्फिन आबादी का लगभग आधा हिस्सा पाया जाता है। डॉल्फिन दृष्टिहीन होती हैं। ये इको लोकेशन के माध्यम से नदी के जल में अपना मार्ग खोजती हैं और शिकार करती हैं। ये एक ऐसे क्षेत्र में रहती हैं जहां धारा में कम या कोई वेग नहीं होता है, जिससे उन्हें ऊर्जा बचाने में मदद मिलती है। गंगा नदी डॉल्फिन को प्रत्यक्ष शिकार, बांधों और बैराजों द्वारा पर्यावरण क्षति और अविवेकपूर्ण मछली पकड़ने की वजह से अस्तित्व संबंधी खतरों का सामना करना पड़ रहा है। अगली खबर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से। WWF और UNEP ने सभी के लिए एक भविष्य, मानव वन्यजीव सह अस्तित्व की आवश्यकता इस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी WWF और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP की एक रिपोर्ट के मुताबिक मनुष्यों तथा पशुओं के बीच संघर्ष विश्व की कुछ सबसे प्रतिष्ठित प्रजातियों के दीर्घकालिक अस्तित्व के समक्ष मुख्य खतरों में से एक है। भारत में वर्ष 2014-2019 के दौरान 500 से अधिक हाथियों की मौत हो गई थी। अधिकतर के लिए मानव हाथी संघर्ष उत्तरदायी थे। रिपोर्ट के मुताबिक मानव वन्यजीव संघर्ष से भारत सर्वाधिक प्रभावित होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मानव आबादी के साथ साथ बाघों, एशियाई हाथियों और एक सींग वाले गेंडों, एशियाई शेरों तथा अन्य प्रजाति की भी बड़ी आबादी निवास करती है। भारत के हाथी अपने मूल पर्यावास के केवल 3-4% भूभाग तक ही सीमित हैं। इससे वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों के बाहर भोजन खोजने के लिए ये प्रेरित होते हैं, जिससे उनका मनुष्यों के साथ संघर्ष होता है। मानव वन्यजीव संघर्ष को पूर्णतया समाप्त करना संभव नहीं है, लेकिन इसे प्रबंधित करने के लिए सुनियोजित और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाकर संघर्षों को कम किया जा सकता है। रिपोर्ट ने असम के सोनितपुर जिले का उदाहरण दिया, जहां वनों के विनाश ने हाथियों को फसलों की ओर उन्मुख होने के लिए बाध्य किया। इसमें हाथियों और मनुष्यों दोनों की मृत्यु हुई। इस समस्या से निपटने के लिए WWF इंडिया ने वर्ष 2003-4 के दौरान सोनितपुर मॉडल विकसित किया था। इसके तहत हाथियों को खेतों से सुरक्षित रूप से दूर भगाने के लिए समुदाय के सदस्यों को राज्य वन विभाग के साथ कार्य करने का प्रशिक्षण दिया गया था।
अगली खबर जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। वैश्विक तापन, आर्कटिक हिम की कमी से मानसून के अंत में अत्यधिक वर्षा होती है। एक शोध में ये पाया गया है कि मध्य भारत में चरम वर्षा की घटनाओं की आवृत्ति 20वीं शताब्दी की शुरुआत की अवधि में तापन और हाल ही में 1980 के दशक के बाद से तापन के दौरान गर्मियों में समुद्री हिम की मात्रा में गिरावट के साथ बढ़ रही है। विशेष रूप से आर्कटिक में हिम में गिरावट हो रही है। इस शोध का नेतृत्व राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र, जो कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत है, इसके द्वारा किया गया है। शोध में कहा गया है कि पिछले 30 वर्षों में आर्कटिक संपूर्ण विश्व की तुलना में दोगुनी दर से गर्म हुआ है। इस घटना को आर्कटिक प्रवर्धन या आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन के रूप में जाना जाता है। ये पाया गया है कि आर्कटिक की समुद्री बर्फ का नुकसान और अरब सागर पर अत्यधिक गर्म समुद्री सतह तापमान की वजह से ऊपरी स्तर के वायुमंडलीय परिसंचरण में होने वाला परिवर्तन मानसून वर्षा में अत्यधिक वृद्धि में योगदान करता है। एक अन्य खबर में ये भी कहा गया कि अंटार्कटिक की एक विशाल झील के नीचे हिम की चट्टान के ढहने के बाद वर्ष 2019 में केवल 3 दिनों के भीतर ही वो झील विलुप्त हो गई थी। इस गहरी झील में संचित जल के भार से अमेरी हिम चट्टान में एक दरार उत्पन्न हुई, एक प्रक्रिया जिसे हाइड्रोफ्रैक्चर के रूप में जाना जाता है। इसकी वजह से झील में संचित जल समुद्र में प्रवाहित हो गया। आइए अब जानते हैं कुछ संक्षिप्त लेकिन प्रीलिम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा यानी पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट (PDRD). वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 17 राज्यों को 9,871 करोड़ रुपए के PDRD अनुदान की चौथी किस्त जारी की है। PDRD अनुदान के बारे में बात करें तो ये अनुदान संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य राज्यों को हस्तांतरण के बाद राजस्व खातों में अंतराल को समाप्त करने में मदद करना है। इस अनुदान को प्राप्त करने के लिए राज्यों की पात्रता और अनुदान की मात्रा राज्य के राजस्व और व्यय के आकलन के बीच के अंतर के आधार पर 15वें वित्त आयोग द्वारा तय की गई थी। नारियल विकास बोर्ड। सरकार ने इस क्षेत्र में उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों के हिस्से के रूप में अध्यक्ष के पद को गैर कार्यकारी बनाने के लिए नारियल विकास बोर्ड अधिनियम 1979 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। नारियल विकास बोर्ड कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। ये उत्पादकता वृद्धि तथा उत्पाद विविधीकरण पर ध्यान केंद्रित करने के साथ देश में नारियल की कृषि और उद्योग के एकीकृत विकास के लिए अधिदेशित है। लंदन अंतर बैंक प्रस्तावित दर यानी लिबोर। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को एक परामर्श जारी किया है कि वे दिसंबर 2021 तक लंदन अंतर बैंक प्रस्तावित दर यानी लिबोर के स्थान पर किसी अन्य व्यापक रूप से स्वीकृत वैकल्पिक संदर्भ दर का उपयोग आरंभ कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रेलियाई इंटरबैंक ओवरनाइट कैश रेट यानी एओनिया या स्विस एवरेज रेट ओवरनाइट (सरोन). लिबोर को 30 जून 2023 तक चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। लिबोर लंदन अंतर बैंक प्रस्तावित दर एक मानक ब्याज दर है जिस पर प्रमुख वैश्विक बैंक कम अवधि के ऋण के लिए अंतरराष्ट्रीय अंतर बैंक बाजार में एक दूसरे को उधार देते हैं। खोजी गई नई प्रजातियां। ब्रायम भारतीयेंसिस ये भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा पूर्वी अंटार्कटिका में खोजी गई काई की एक नई प्रजाति है। वर्ष 1984 में अंटार्कटिका में अनुसंधान केंद्र की स्थापना के बाद से ये पहली बार है जब भारत ने पादपों की प्रजातियों की खोज की है। दूसरी है ग्रेविलिया बोरो। ये हाल ही में खोजी गई बिल वाली मकड़ी है। ये पश्चिमी असम के चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट की झारबारी रेंज में खोजी गई है। इसका नाम बोडो समुदाय से लिया गया है जो असम के सबसे बड़े निर्जातीय भाषाई समूहों में से एक है। जीका वायरस। केरल में पहली बार जीका वायरस के मामले सामने आए हैं। जीका वायरस अधिकांश तौर पर संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से फैलता है जो दिन में काटता है। ये वही मच्छर है जिससे डेंगू, चिकनगुनिया और पीत ज्वर यानी येलो फीवर फैलता है। ये वायरस गर्भवती महिला से उसके भ्रूण में जा सकता है और इससे शिशुओं में माइक्रोसेफेली जन्मजात विकृतियां उत्पन्न हो सकती हैं। इस रोग की वजह से शिशु का सिर अपेक्षा से अधिक छोटा हो जाता है। वर्तमान में जीका वायरस के लिए कोई विशिष्ट उपचार या टीका उपलब्ध नहीं है।
एनसेलेडस। नासा के कैसिनी अंतरिक्ष यान ने शनि के चंद्रमा एनसेलेडस पर से उड़ान के दौरान डाइहाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अन्य यौगिकों के साथ मीथेन का भी पता लगाया है। इससे पता चलता है कि चंद्रमा में इन यौगिकों का निर्माण करने वाले गहरे समुद्र में जल तापीय गर्त हैं। ये उसी वातावरण के समान है जो संभवतः पृथ्वी पर जीवन का पालना रहा होगा। शनि के दूसरे चंद्रमा टाइटन के वायुमंडल में भी मीथेन मौजूद है। इससे पहले वर्ष 2005 में कैसिनी गीजर्स की खोज की थी, जो एनसेलेडस के दक्षिणी ध्रुव के निकट एक दरार से हिमकणों को अंतरिक्ष में प्रस्फुटित कर रहे थे। ये हिमकण शनि के वलयों में समाविष्ट हो रहे थे। आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों और नदियों के बारे में। महानंदा नदी। तीव्र शहरीकरण, अकुशल अपशिष्ट प्रबंधन और अतिक्रमण ने महानंदा नदी को नाले में परिवर्तित कर दिया है। ये गंगा नदी की सहायक नदी है। ये पश्चिम बंगाल के उत्तर में दार्जिलिंग की पहाड़ियों से उद्गमित होती है और बांग्लादेश की ओर प्रवाहित होती है। बगराम एयरफील्ड। ये अफगानिस्तान में संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा था। अमेरिकी सेना अब 11 सितंबर 2021 तक अफगानिस्तान से बाहर निकलने की अपनी योजना के तहत यहाँ से हट गई है। गाम्बिया। भारत और गाम्बिया ने कार्मिक प्रशासन और शासन सुधारों में सहयोग को सुदृढ़ करने और बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गाम्बिया पश्चिमी अफ्रीका में अटलांटिक तट पर स्थित है और पड़ोसी देश सेनेगल से घिरा हुआ है। ये गाम्बिया नदी के चारों ओर भूमि की एक लंबी संकरी पट्टी को धारित करता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त हुआ। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलिए और टीका अवश्य लगवाइए। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।